जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अगर आप रियल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो कौन सी 5 डिफरेंट चीज़ों का फ़र्क आपको करना आना चाहिए और उसके साथ साथ कौन सी 4 डिफरेंट क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम की होती हैं। तो ये जो ओवरऑल हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने जा रही है। डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी जैसा कि हमारी सारी वीडियोस होती हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ समझाना है तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता सकूं। ओवरऑल आप ये देखें कि किस एक रूल होता है KISS, इससे मुराद होता है कीप इट सिंपल एंड सिली। कीप इट सिंपल एंड सिली। तो जिंदगी में किस रूल से अगर आप चलते हैं तो आप ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। अब मैं आपके सामने 5 ऐसी चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर इनका फर्क आप समझते हैं लाइफ में तो आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इनका फर्क नहीं समझते, इन 5 चीजों का अगर आप फर्क नहीं समझते तो आपको आज से एक एक करके इनका फर्क समझने की कोशिश करनी है। जिस दिन आपको ये 5 चीजों का सही तरह से फर्क समझ आ जाए तो उस दिन के बाद आपकी कामयाबी हकीकी मानों में शुरू हो जाएगी। लिहाजा ये 5 चीजें जो है आपने आज से अपने आप से पूछना शुरू कर देना है कि क्या मुझे इन 5 चीजों का फर्क करना आ गया है। मैंने ये कहा कि जिस दिन इन 5 चीजों का फर्क करना आपको आ जाएगा उस दिन से आपकी कामयाबी शुरू हो जाएगी। इसमें नंबर 1 पे है एसेट और लायबिलिटी। अगर आप एसेट और लायबिलिटी का फर्क कर सकते हैं तो ये बहुत ही अहम बात है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट दूसरी बात की तरफ चलेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। एसेट क्या होता है, इसको बहुत ही सिंपल मानों में अगर हम बात करें तो हमें ये कहा जाता है कि एसेट वो है जो हर महीने या हर दिन, अगर आप मंथली की बात करें तो हर महीने आपकी जेब में कुछ पैसे डालता है। तो ऐसी हर चीज को हम एसेट कहते हैं। लायबिलिटी क्या होती है कि जो हर महीने आपकी जेब से पैसे निकालती हो उसको लायबिलिटी कहा जाता है। जैसे आप समझ लें कि हर महीने आप बिजली का बिल अदा करते हैं, ये आपकी लायबिलिटी है। हर महीने आप गैस का बिल अदा करते हैं, ये आपकी लायबिलिटी है। तो इसी तरह से आप अगर आपने गाड़ी रखी हुई है तो आप वो आपसे फ्यूल चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस की शक्ल में आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। अगर आपने कोई मुलाजिम रखा हुआ है तो वो भी आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है, तो इसको हम लायबिलिटी कहते हैं। एसेट क्या होगा, फर्ज करें कि आपने एक दुकान ली, उसे किराए पे दे दिया और हर महीने आपकी जेब में कुछ पैसे आ रहे हैं, तो ये आपका एसेट है। इसी तरह से आपने कोई दफ्तर लिया, ऑफिस लिया और उस ऑफिस को आपने किराए पे दे दिया, तो ये भी आपका एक बहुत ही अच्छा एसेट हो जाता है। तो हर वो चीज जो आपकी जेब में पैसे डालती है उसको एसेट कहा जाएगा और हर वो चीज जो आपकी जेब से पैसे निकालेगी वो लायबिलिटी कहलाएगी। अब सबसे अहम काम आपने क्या करना है, आपने ये करना होता है कि आपने अपनी एक इनकम स्टेटमेंट या अपनी बैलेंस शीट बनानी है, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप 2 कॉलम ड्रा करते हैं एक पेज के ऊपर ऐसे, और एक साइड पर आप अपने एसेट्स लिखते हैं और दूसरी साइड पर आप अपने लाइबिलिटीज लिखते हैं। तो आपने पूरे महीने में कौन कौन सी चीजें आपकी जेब में पैसे डालती हैं
फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपके ऑफिस से आपको रेंट आ रहा है, आपके रेंटल घर से आपको इनकम आ रही है, आपने कोई गाड़ी किराए पे दी हुई है वहां से इनकम आ रही है, तो ये गाड़ी, घर या ऑफिस ये आपका एसेट कहलाएगा। दूसरी तरफ आपका जो लाइबिलिटी का कॉलम है, इसमें आपने लिखना है कि आपके अखराजात कहाँ पे हो रहे हैं, आपकी जेब से पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, जिसमें गैस, पानी, बिजली और इसके साथ साथ मेंटेनेंस और आपके पर्सनल जो जितने भी अखराजात हैं। तो जब आप एट द एंड निकालते हैं रिजल्ट, तो आपके सामने आता है कि सपोज करें कि आपका एसेट जो है वो जनरेट कर रहा है 20,000 महीने का, लेकिन आपकी लाइबिलिटीज जो है हर महीने की 30,000 है। तो इसका मतलब है 10,000 आप नुकसान में जा रहे हैं। तो जब इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाता है तो 12 महीनों में ये नुकसान आपका 10,000 हर महीने का 12 महीनों में 1,20,000 बन जाएगा। 5 साल में ये 6 लाख का नुकसान बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगले 10 साल में 12 लाख का नुकसान हो गया आपका। तो कोई भी बंदा प्रिडिक्ट कर सकता है आपके एसेट और लाइबिलिटी को देखकर कि आप आने वाले वक्त में अमीर होने जा रहे हैं या गरीब होने जा रहे हैं। तो आपका सबसे पहला काम ये है कि आप अपने आप को बैठकर एक पेज पर लाइन लगाएं, उसके बाद एसेट देखें। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है बहुत से लोगों के एसेट ना हो, तो आप उसको एसेट की जगह पर इनकम कर लें और लाइबिलिटी की जगह पर अखराजात कर लें। अब आपकी इनकम सपोज करें महीने की 50,000 है और आपके अखराजात सपोज कर लें महीने के 40,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 1 साल के अरसे में आप 1,20,000 बचा सकते हैं, 10,000 हर महीने करके। 5 साल में 6 लाख बचा सकते हैं और 10 साल में आप 12 लाख बचा सकते हैं। तो ये जो है आपको बता रहा है, यही आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है कि आप आने वाले वक्त में आपके हालात मजीद बेहतर हो सकते हैं। तो जो भी बैंक होता है वो आपकी इनकम और अखराजात को देखने के बाद डिसाइड करता है कि आपको लोन दिया जाए या ना दिया जाए। आपने आज से क्या करना है, हर महीने आपने बैठकर सिर्फ 10 से 15 मिनट एक वाइट पेपर पर अपनी इनकम और अखराजात लिखने हैं और फिर चेक करना है कि आपके अखराजात ज्यादा हैं या आपकी इनकम ज्यादा है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको 15 से 20% आपकी इनकम हर महीने बचाना होगी और उसको इन्वेस्ट करना होगा। तो ये एसेट और लाइबिलिटी का फर्क जो है अगर आप समझ जाएंगे तो ये अमीर होने की तरफ, कामयाब होने की तरफ पहला कदम होगा आपका। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा है कि मैंने कहा 5 चीजें आपने करनी। एक है गुड एक्सपेंसेस और दूसरा है बैड एक्सपेंसेस। तो ये जो 5 चीजों में से दूसरी चीज है गुड एक्सपेंसेस और बैड एक्सपेंसेस। गुड एक्सपेंसेस और बैड एक्सपेंसेस का फर्क आप कैसे कर सकते हैं। मसलन सपोज कर लेते हैं मुझे अभी गाड़ी की जरूरत नहीं है, कंपनी ने मुझे गाड़ी दी हुई है, मुझे ड्राइवर भी दिया हुआ है, तो मैं बैंक से कर्जा लेकर, बैंक मुझे लोन ऑफर करता है और मैं कार फाइनेंसिंग करवा लेता हूँ। ऐसी सूरत में माजरत खाऊं, ऐसी सूरत में मुझे इस गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास ज़रूरत के हिसाब से कंपनी ने गाड़ी दी हुई थी और रूटीन में मेरी लाइफ सेटल थी, लेकिन मैंने बैंक से सहूलत से फ़ायदा उठाया और कार फाइनेंसिंग करवा ली। और ये जो 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख रुपए की मैंने कार फाइनेंसिंग करवाई है, हर महीने मैं गाड़ी की किस्तें दे रहा हूँ, गाड़ी ले चुका हूँ
घर खड़ी हुई है, सिर्फ सैटरडे संडे को मैं यूज़ करता हूँ, गाड़ी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, लेकिन मैं पैसे बैंक को परसेंटेज या फाइज या परसेंटेज के साथ दे रहा हूँ। बैंक अपने पैसे ले रहा है, लेकिन उसके बदले में मैंने जो चीज़ ली वो मेरे इस्तेमाल में भी नहीं, वो पैसे भी नहीं कमा रही और उसकी वैल्यू भी कम हो रही है। ये है बैड एक्सपेंस। अब गुड एक्सपेंस आपका क्या होगा? आपको बैंक की तरफ से, मैं फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, लोन ऑफर होती है। बैंक कहता है कि हम आपको लोन देना चाहते हैं 8% पे। आप कहते हैं ठीक है। बैंक आपको 20 लाख लोन देता है। अब 20 लाख से आपकी महीने की किस्त बनती है, सपोज कर लेते हैं 50,000 रुपये। आप वो 20 लाख लेते हैं और आप उसको इन्वेस्ट करके, सपोज करें कि आप कोई ऑफिस या आप कोई शॉप किराए पे ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म लीज पे, या खरीद लेते हैं और उसको आप आगे किराए पे दे देते हैं। तो आपने वो जो लोन लिया है बैंक से, उसको आपने इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि आपका कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। यानी या तो आपने ऑफिस या दुकान किराए पे या खरीद ली है या लॉन्ग टर्म लीज पे ले ली है। आपने सपोज करें बैंक को 50,000 देना था, लेकिन यहां से कैश फ्लो जनरेट हो रहा है 60,000 का। तो क्या हुआ कि ये जो आपने लोन लिया था, वहां इन्वेस्ट किया, वहां से जो कैश फ्लो जनरेट हुआ उसी से बैंक की किस्तें आप दे रहे हैं, फिर भी आपको 10,000 रुपया बच रहा है। तो इसको कहते हैं गुड एक्सपेंस। बैड एक्सपेंस क्या हुआ और गुड एक्सपेंस क्या हुआ? अगर मैंने गाड़ी में पैसा लगाया 20 या 30 लाख रुपया और बैंक को किस्तें दे रहा हूं, तो इसमें गाड़ी कुछ मुझे कमा के नहीं दे रही, ये मेरा बैड एक्सपेंस था। लेकिन दूसरी तरफ मैंने बैंक से लोन लिया है और उसी लोन को यूटिलाइज करते हुए मैंने दुकान या दफ्तर खरीद लिया है और उसे किराए पे दे दिया है, और वो जो किराया आ रहा है उसी से मैं बैंक की किस्तें दे रहा हूं। इसको कहते हैं गुड एक्सपेंस। तो अगर आपको जिंदगी में बैड एक्सपेंस और गुड एक्सपेंस का फर्क पता चल जाता है, तो ये आपका दूसरा कदम होता है कामयाबी की तरफ। अब हम तीसरी बात करते हैं, गुड डेप्ट और बैड डेप्ट। बहुत से लोग इसे डेट भी बोलते हैं, मैं इसे डेप्ट इसलिए कहता हूँ कि हमारे बहुत से भाई जो है वो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं खुद भी गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, पेंडू सा सिंपल सा बंदा हूँ। कोई मैं बहुत बड़ा शहरी या बहुत बड़ा जो है वो कह लें कि मैं कभी भी कोई मगरूर नहीं हुआ, सिंपल सा बंदा हूँ। एनीवे, लेकिन बहुत से लफ्ज़ों को मैं इसलिए सादगी में बयान करता हूँ कि मैं किसी इंग्लिश मैन के साथ तो बात नहीं कर रहा कि मैं आधे इंग्लिश के लफ्ज़ खा जाऊँ और आधे जो है वो बोलूँ जिससे आधे लोगों को समझ ही ना आए। तो इसलिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, आपकी प्रोनाउंसिएशन मुझसे अच्छी हो सकती है, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा। डेप्ट या डेट जो है, इसको आप सिंपल लफ्ज़ों में कह लें कि गुड डेप्ट या बैड डेप्ट। ये जो अच्छा कर्जा है और बुरा कर्जा है, इसको आप समझें। अच्छा, अच्छा कर्जा क्या होता है? अब ये बहुत ही मज़े की बात है। बहुत से लोगों ने, जिसने रिच डैड पुअर डैड की इन्वेस्टमेंट सीरीज नहीं पढ़ी, उनको आइडिया नहीं होगा। जिन्होंने पढ़ी है उनको आइडिया होगा कि पूरी दुनिया का जो निज़ाम है, पूरी दुनिया का, वो कर्जे पे चल रहा है। जब कोई बंदा कहता है कि मैंने लोन नहीं लेना या कर्जा नहीं लेना, तो वो कर्जा ना भी ले तो फिर भी वो मकरूज होता है। यानी कि एक बच्चा पाकिस्तान में जब पैदा हुआ तो 3-4 लाख का तो वो पहले ही मकरूज है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दुनिया से कर्जा लिया हुआ है और पाकिस्तान का पूरा निज़ाम ही कर्जे पर चल रहा है। हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं, सऊदी अरब से लेते हैं, दूसरे मुल्कों से लेते हैं। तो आप कर्जा लो या ना लो, आप मकरूज हो और मकरूज आप रहेंगे। तो इसलिए जो बंदा कहता है कि मैंने तो कभी कर्जा लेना नहीं है या ना ही मैं लूंगा, तो वो आप ना भी लें तो आप मकरूज हैं। तो इसलिए जो लोग दुनिया में अमीर होते हैं वो कर्जे को इस्तेमाल करना जानते हैं
और अगर आपको कर्जे को इस्तेमाल करना आ जाता है तो यही आपको ज्यादा अमीर बनाता है। कोई भी बंदा अपने पैसे से कभी अमीर नहीं हो सकता, ये बात को समझे। अपने पैसे से आप अमीर होना चाहते हैं तो बहुत स्लो प्रोसेस है, यानी बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी कॉरपोरेशंस हैं, जितनी भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे के सारे बैंकों से कर्जा लेते हैं। सारे के सारे बैंकों से ना लें तो किसी इन्वेस्टर से कर्जा लेते हैं। अगर इन्वेस्टर से ना लें तो लोगों से कर्जा लेते हैं शेयर्स की फॉर्म में। यानी कि बगैर अदर पीपल मनी के, दूसरे लोगों की रकम के बगैर कोई बिजनेस लोकल या इंटरनेशनल कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए पहली बात तो आपने ये समझनी है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप लोगों से कर्जा ले रहे हैं उनको शेयर बेचकर। अगर आप इन्वेस्टर्स के साथ काम कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टर्स से कर्जा ले रहे हैं उनको पार्टनर बनाकर या उनको अपनी जो मुनाफे का हिस्सा देकर। अगर आप बैंक से काम कर रहे हैं तो उसको आप एक तयशुदा परसेंटेज दे रहे हैं। कर्जा तीनों ही होते हैं, लेकिन तीनों में सबसे बुरी किस्म जो होती है वो बैंक की होती है, लिहाजा उसको अवॉइड करते हैं लोग। तो ज्यादातर जो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टर्स से या पब्लिक से थ्रू स्टॉक एक्सचेंज कर्जा लिया जाता है। लेकिन बिजनेस जो भी चलता है वो अदर पीपल मनी से, दूसरे लोगों के पैसे से चलता है। इस बात को ज़हन में रखें कि मलिक रियाज, इसकी मिसाल आपको सबसे अच्छी समझ आएगी। पाकिस्तान का सबसे अमीर बंदा कैसे बना? दूसरे लोगों का पैसा इस्तेमाल करके, और आज भी वो दूसरे लोगों का पैसा इस्तेमाल कर रहा है। कैसे कर रहा है? दूसरे लोगों को वो फाइलें बेचता है और वही लोग उसको मंथली बेस पर इंस्टॉलमेंट देते हैं, जिससे वो आगे प्लॉट खरीदता है और बाद में 2 साल 3 साल 5 साल के बाद उनको कब्जा दे देता है। तो दूसरे लोगों का ही पैसा इकट्ठा करके मलिक रियाज साहब जो है जमीन खरीदते हैं और बाद में उसे डेवलप करके आप लोगों को 5 साल बाद दे देते हैं। तो असल में जितने भी अमीर बनाया मलिक रियाज साहब को, उसकी मेहनत ने नहीं बनाया, सिर्फ उसके एक सिस्टम ने बनाया। ये नहीं कि वो ईंटें उठाकर या मजदूरी करके या बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके बहुत अमीर हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें इलॉन मस्क की, तो वो भी दूसरे लोगों का पैसा इस्तेमाल करके अमीर हुआ। इसी तरह अगर बात करें जेफ बिजोस की, तो वो भी दूसरे लोगों का पैसा इस्तेमाल करके अमीर हुआ। अब बात ये होती है कि आप लोगों को ये सिस्टम समझ आता है। आप लोगों ने लीगली दूसरे लोगों का पैसा इस्तेमाल करना होता है। यानी लीगली से मुराद ये होता है कि या तो आप स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पैसा लेते हैं, या कानून के दायरे में रहते हुए इन्वेस्टमेंट लेते हैं, या लोगों को जो है कानून के दायरे में लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप कोई चीज सेल करते हैं और उसकी डिलीवरी सेल आज आप कर रहे हैं, डिलीवरी 2 साल बाद 3 साल बाद या 5 साल बाद दे रहे हैं। तो अब इनमें से कौन सा मॉडल आप काम कर रहे हैं? मसलन मलिक रियाज साहब आज आपको फाइल बेचते हैं, 3 साल बाद प्लॉट देते हैं, 5 साल बाद प्लॉट देते हैं। पैसे आज आप ले रहे हैं, कुछ 10 या 20% डाउन पेमेंट ले ली जाती है, बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। इसी तरह से कोई अपार्टमेंट आपको देता है या घर देता है, तो आपसे 20% डाउन पेमेंट लेता है और मंथली इंस्टॉलमेंट लेता है और 2 साल बाद आपको कब्जा दिया जाता है। तो ये सारा जो सिस्टम है ये वही है कि अदर पीपल, दूसरे लोगों का पैसा इस्तेमाल किया जाता है और उससे खुद भी कमाया जाता है और दूसरे लोगों को जो है वो बाद में सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर की जाती है। तो इसको आप कर्जे की ही एक फॉर्म समझ लें। दिस इज अ डेप्ट, डेट या डेप्ट। अब बात क्या है कि आपको नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, जब तक आपको गुड डेप्ट और बैड डेप्ट इसका पता नहीं चलेगा आप अमीर नहीं हो सकते। बैड डेप्ट की एग्जांपल, दूसरों से कर्जा लिया आपने और कर्जा लेकर
उस पे अपना घर बना लिया, अपने लिए गाड़ी खरीद ली, या आपने अपने अखराजात कर लिए, लेकिन पैसा लोगों का था। अब कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने बनाई नहीं कि जिससे अर्निंग हो और आप लोगों का पैसा वापस दे सको। तो जो घर आपने बना लिया, सपोज करें वो 2 4 10 करोड़ का है, गाड़ियां ले ली, अखराजात कर लिए, आप 50 करोड़ के मकरूज हो गए। अब घर से तो अर्निंग आ नहीं रही, गाड़ियों से भी अर्निंग आ नहीं रही, तो आप लोगों को कैश फ्लो कैसे जनरेट करोगे? जितने भी बिजनेसमैन या जितने भी इन्वेस्टर्स या जितने भी कामयाब लोग कर्जा लेते हैं, वो उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी ऐसे बिजनेस में जहां से कैश फ्लो जनरेट हो, और वो जो कैश फ्लो होगा उसकी बेस पर वो लोगों को आगे पैसा रिटर्न कर सकते हैं, बेनिफिट्स दे सकते हैं, या प्रोडक्ट डिलीवरी दे सकते हैं। तो सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि अगर आप किसी से कर्जा ले रहे हैं तो उस कर्जे को आपने इन्वेस्ट ऐसी जगह करना है जहां से कैश फ्लो जनरेट हो, पैसा जनरेट हो। अगर आप ये नहीं कर पाते तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। यही बात आपको समझना है। इसके बाद हमारे पास आता है गुड लॉस और बैड लॉस। जैसे कि कहा जाता है कि अच्छी गलती और बुरी गलती, अच्छा नुकसान और बुरा नुकसान। दुनिया में कोई भी बंदा बगैर नुकसान किए, बगैर गलती किए कामयाब नहीं हुआ आज तक। आप भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो गलती करके सीखना पड़ेगा। हर गलती आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। कोई हमें धोखा देता है, कोई हमारे साथ फ्रॉड करता है, तो वो दरअसल हमें सिखाना चाह रहा होता है कि हमारी शख्सियत में कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से वो धोखा करने में कामयाब हुआ, या जिनकी वजह से वो फ्रॉड करने में कामयाब हुआ। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बंदा धोखेबाज या फ्रॉडिया है। हमें ये सोचना चाहिए कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी, क्या मेरे में समझ की कमी थी, शाऊर की कमी थी, इल्म की कमी थी, नॉलेज की कमी थी, कि मैं उस बंदे की बातों में आ गया और मैंने उसके कहने पर यह काम कर लिया। अगर जब तक आप अपने अंदर की कमी को ढूंढ कर खत्म नहीं करेंगे, तब तक लोग आपको लूटते रहेंगे, तब तक लोग आपको धोखा देते रहेंगे, तब तक आपके साथ फ्रॉड और स्कैम होते रहेंगे। तो ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि आप अपने घर का दरवाजा खुला रख दें और फिर ये कहें कि मेरे घर में चोरी कैसे होगी। जब भी आप, अल्लाह ना करे, आपके घर में कोई चोरी होती है, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा दरवाजा खुला हुआ है, कौन सी खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, कौन सी दीवार में होल हुआ है। यानी घर में कहाँ पर चोर दरवाजा था कि चोर घर में एंटर हुआ, चोरी करके चला गया। ये देखते हैं, ढूंढते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि फलां खिड़की टूटी हुई है, या वो वाला दरवाजा खुला रह गया है, या उस दीवार में सुराख हुआ है, तो आप वो चोर दरवाजा ढूंढ लेते हैं। इसी तरह आपको अपनी शख्सियत के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, अपनी जो खसूसियात है, आपका जो ओवरऑल लोगों पर एतमाद करना है या लोगों से डील करना है, ये सारी चीजों में आपको ढूंढना है कि आपके अंदर कमी क्या है, किस चीज का दूसरा बंदा फायदा उठाता है, और उस कमी को कंट्रोल करते करते इस लेवल तक लाना है कि वो कमी दूर हो जाए। पहले उसे कंट्रोल करना शुरू करें, पहले तो आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उसे कंट्रोल करें, उसके बाद उसको खत्म करें। क्योंकि अगर वो खत्म नहीं होगी तो हर बंदा उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो कोई बंदा आपको तब ही धोखा देता है जब आप उसे धोखा देने देते हैं, और वो कब होता है? जब अंधा एतमाद करते हैं। एतमाद करना जरूरी होता है, लेकिन कैलकुलेटेड, कितना, किस हद तक। मसलन फर्ज कर लेते हैं 500 रुपया है मेरे पास, मैंने अगर किसी को देना है अल्लाह के रास्ते पर, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया दे दूंगा। बहुत दिल आएगा 100 रुपया दे दूंगा, 200 रुपया दे दूंगा, लेकिन वो मैं ये सोच के दे रहा हूं कि इससे मैंने वापस तो नहीं लेने।
300 मेरे पास है, ठीक है, 200 मैं दे दूंगा। इसी तरह अगर किसी पर आपने एतमाद करना होता है तो आप ये पहले सोच लेते हैं कि अगर ये मेरे साथ बुरा करे, अगर ये मेरे साथ धोखा करे, अगर ये मेरे साथ फ्रॉड करे, तो ऐसी सूरत में कहीं मैं तबाह बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरी लाइफ जो है वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरा फाइनेंशियल जो मेरी बैकबोन है वो टूट तो नहीं जाएगी, कहीं मेरे बच्चे मेरी फैमिली सड़क पर तो नहीं आ जाएगी। यानी कि इस लेवल का एतमाद आप कभी भी किसी बंदे पे ना करें, किसी भी पे, मैं कहता हूं कि मुझ पे भी ना करें, किसी भी बंदे पे इस लेवल का एतमाद ना करें कि अगर वो बंदा मर जाए या वो बंदा किसी वजह से उस एतमाद पे पूरा ना उतर सके तो आपका इस कदर लॉस हो जाए कि आपके लिए जीना मुश्किल हो जाए, ये काम छोड़ दें। यानी अंधा एतमाद इसको कहा जाता है और हद से ज्यादा एतमाद कहा जाता है। कैलकुलेटेड से मुराद ये होता है कि सिर्फ आप अगर बिजनेस की दुनिया में कहें तो 2%, दुनिया में ये एक थंब फार्मूला है कि 2% अपने फाइनेंशियल जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसका सिर्फ 2% आप दुनिया पे एतमाद कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स पे एतमाद कर सकते हैं, लोगों पे या कोलीग्स पे 2%। 98% आपके पास कंट्रोल होना चाहिए, 98% का एतमाद आप ना करें। फिर 2% पे अगर आप कामयाब होते हो तो फिर 4%, फिर 10, फिर 20, फिर आगे चलते चलते आप 40-50% तक एतमाद करें, लेकिन 50% तक आके रुक जाएं और उसके बाद फिर आप मामलात को ज़्यादा सीरियस देखें। टाइम बहुत अच्छा टेस्टर होता है, टाइम टेस्टिंग हर बंदे की करनी चाहिए। बहुत जल्दी जो लोग आप पर बहुत ज़्यादा एतमाद कर लेते हैं वो गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए। मुझे ज़िंदगी ने ये सिखाया है मैं जो आपको कह रहा हूँ बहुत मुश्किल बातें हैं, बहुत कड़वी बातें हैं, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मुझे धोखा उन्होंने ही दिया जिन पे मैंने एतमाद किया, मुझे नुकसान उन्होंने ही पहुंचाया जिन पे मैंने एतमाद किया। मुझे नहीं पता था कि कैलकुलेटेड एतमाद कैसे किया जाता है, कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जाता है। मैं भी एक सादा इंसान था, लेकिन मुझे फिर लोगों ने बताया कि अंधा एतमाद करने वाला शख्स असल में अकल का अंधा होता है। तो हमें अकल का अंधा नहीं बनना, हमें सोच कर समझ कर स्टेप वाइज चलना है। सो आपको क्या करना है नुकसान होता है, हर नुकसान आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, आपको वो सीखना है। तो उस नुकसान को गुड लॉस कहा जाता है जो आपको कुछ सिखा के जाए। बैड लॉस क्या होता है कि जिससे आपने कुछ नहीं सीखा। अगर आपने नुकसान कर लिया लेकिन उसमें आपने कुछ सीखा नहीं है तो वो बैड लॉस है। तो आपको गुड लॉस और बैड लॉस का फर्क का पता होना चाहिए। इसके बाद पांचवी जो अहम बात है, गुड मनी और बैड मनी, अच्छे पैसे और बुरे पैसे का फर्क आपको पता होना चाहिए। गुड मनी कौन सी होती है? जिसकी कीमत हर दिन कम नहीं हो रही होती। गुड मनी कौन सी है? जिसकी कीमत हर दिन कम नहीं हो रही होती, वो डेप्रिशिएट नहीं हो रही होती। तो गोल्ड गुड मनी है, सिल्वर गुड मनी है। बैड मनी कौन सी है? पाकिस्तानी रुपीस, डॉलर, यूरो, जीबीपी, कोई भी पेपर मनी जो है वो बैड मनी है। किसी भी इन्वेस्टर के पास जब पैसा आ जाता है तो रियल इन्वेस्टर जब उसके पास कैश आता है, मसलन मेरी मेरी एग्जांपल ले लें, मैं रियल इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास 2 करोड़ कैश आ गया फर्ज कर लें। अगर मैं उसे बैंक में एक पूरा साल रखे रखता हूँ और आज सपोज कर लें 180 रुपये का डॉलर है, फर्ज कर लें, आप कहेंगे 178 का 76 का, लेकिन फर्ज कर लें 180 का, साल बाद डॉलर हो जाता है 200 का, तो वो जो मेरा 1 करोड़ है या 2 करोड़ है उसकी वैल्यू कम होगी।
तो कोई भी रियल इन्वेस्टर जो होता है अपने कैश को बैंक में नहीं रखता। जब उसके पास कैश आता है तो वो फौरी तौर पर सोचना शुरू करता है कि इससे मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, रेंटल प्रॉपर्टी खरीदनी है, घर खरीदना है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई ऑफिस खरीदना है, या मैंने इसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, या मैंने इससे कोई दुकान खरीदनी है, या मैंने इससे कोई गाड़ी खरीद के किराए पे देनी है। यानी उस कैश को मैंने इन्वेस्ट करके उससे एसेट एसेट क्रिएट करना है। गाड़ी खरीद के किराए पे देना एसेट है। इसी तरह से स्टॉक अगर मैं अंडर वैल्यू मिल रही हूँ और खरीद लूँ और वो बाद में वैल्यू में बढ़ते जाए, वो एसेट है। दुकान खरीद लूँ, उससे मुझे मंथली किराया आ रहा है। दफ्तर खरीद लूँ, मंथली किराया आ रहा है। इसी तरह से जो घर खरीद लूँ या लॉन्ग टर्म लीज पे ले लूँ, उससे किराया आ रहा है। तो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दूं जहां पर उसकी वैल्यू कम ना हो, बल्कि वो हर महीने मुझे कुछ ना कुछ कमा के दे, और वक्त के साथ साथ उस एसेट की भी वैल्यू बढ़ती जाए। दफ्तर है, दुकान है, घर है, सोना है, स्टॉक्स है, उनकी वैल्यू बढ़ रही है। जो लोग बैंकों में पैसा रखते हैं, इन्वेस्टर्स उनको बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि बैंकों में पड़ा हुआ पैसा हर साल कम हो रहा होता है। हर साल, हर महीने, हर दिन, हर घंटे डेप्रिशिएट हो रहा होता है। कैसे हो रहा होता है? फर्ज कर ले, आज से 40 साल पहले जिसके पास 1,000 रुपया होता था, 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, लोग उसे अमीर समझते थे, फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद फिर जिसके पास 1 लाख रुपया होता था, अगर 20 साल पहले की बात कर ले, 25 साल पहले की बात कर ले, तो लोग उसे लाखोंपति कहते थे। तो अगर आप अपने चारों तरफ देख लें तो आपको लखपति, आप खुद भी लखपति होंगे कि अभी आपके नीचे जो मोटरसाइकिल है कम से कम वही 1 लाख रुपए की होगी। अगर आपकी गाड़ी है तो वो 10-20 लाख रुपए की। तो इसका मतलब है कि लखपति तो आप खुद ही हैं। और बल्कि बहुत से लोग तो आप में से करोड़ोंपति भी होंगे कि आपके घर की वैल्यू जो है इस वक्त 2 या 3 करोड़ रुपए या 5 करोड़ की, या बहुत से के लोगों के घरों की वैल्यू 10 करोड़ होगी। तो आप करोड़पति हैं इस वक्त भी। लेकिन आपको लगता है कि मैं गरीब हूं, मैं बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा हूं। क्या हुआ है? अगर यही जितना पैसा आपके पास है 40 या 50 साल पहले ये पैसा होता, इतना ही पैसा उस वक्त होता, तो आप सोच लें कि आप कितने अमीर होते। तो इसका मतलब है कि अगर 50 साल पहले का 1 लाख हो और आज का 1 लाख हो, तो उस लाख और इस लाख में कितना फर्क है। ये जो फर्क है, ये इसका मतलब है ये डेप्रिशिएट हुआ। ये हाईएस्ट वैल्यू से कम होते 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 इस वक्त ये लाख जो है कुछ भी नहीं रहा। आपके पास आपके एक महीने का खर्च जो है घर का, सपोज करें, अगर एक एक का नहीं तो 2 महीनों का हो जाएगा। ज्यादातर लोगों के 2 महीने का खर्च 1 लाख रुपया है। बहुत से लोगों का 1 महीने का होगा। लेकिन आज से 40 या 50 साल पहले इस 1 लाख की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि पैसा वक्त के साथ साथ डेप्रिशिएट होता है। अब इन सारी बातों को अगर आप समझ गए हैं तो आप ये सोचें कि जो ये बंदा कहता है, हमने आज तक यही सुना कि पैसा जमा करो, पैसा जमा करो, ये वक्त के साथ साथ 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद आपने ये जो पैसा जमा किया हुआ होगा आपके काम आएगा। कोई भी बंदा कोई भी बंदा रेत को हाथ में नहीं पकड़ सकता। कोई भी बंदा इसी तरह से जो वैल्यू डिक्रीज कर रही हुई है चीज, जो भी मसलन कोई भी आप ले लें जिसकी वैल्यू वक्त के साथ साथ डिक्रीज हो रही हो, अगर उसको होल्ड करके रखता है तो वो अमीर नहीं हो सकता। तो पैसा एक ऐसी चीज है, अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आप बेवकूफ़ी करते हैं। अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आप बेवकूफ़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा हर दिन कम हो रहा है। अगर आपकी ये सोच है कि मैं नौकरी करूंगा या नौकरी कर रहा हूं, हर महीने मुझे 50,000 रुपया मिल रहा है
और उसमें से मैं 20,000 जमा करता जाऊंगा और 5 साल बाद मेरे पास कुछ रकम आ जाएगी, उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं उस इन्वेस्टमेंट से अमीर हो जाऊंगा। तो आप ये बात समझ लें कि ये शेख चिल्ली वाले ही ख्वाब हैं, क्योंकि पैसा जब आप जमा करेंगे उसकी वैल्यू आधी से भी कम रह जाएगी। मसलन आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए की कुछ अहमियत थी, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है। इसी तरह से अगर जो आप 5 साल बाद जो आपने पैसा जमा किया हुआ होगा, आप आज से जमा करेंगे, उसकी क्या वैल्यू रहेगी। तो ये बात आपको समझना है कि जो कैश मनी है वो बैड मनी है। मैंने कहा जो कैश मनी है वो बैड मनी है। जो गोल्ड है, सिल्वर है, वो अच्छे पैसे हैं। आपने बैड मनी को इन्वेस्ट करके एसेट बनाना है। जैसे ही आपके पास ये बैड मनी आती है, इस आप इन्वेस्ट कर दें प्रॉपर्टी में, ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें या लीज पे ले लें जो कैश फ्लो जनरेट करे। मैंने ये नहीं कहा कि आप जाके बैरिया में घर ले लें, मैंने ये नहीं कहा आप कोई प्लॉट खरीद लें। मैंने आपको ये कहा है कि आप चाहे 2 मरले का घर किराए पे ले लें, लॉन्ग टर्म लीज पे ले लें 5 साल 10 साल के लिए, और उसको मंथली रेंट पे दे दें। मैंने ये आपसे कहा है कि आप कोई अपने इलाके में दुकान देखें और उसे लॉन्ग टर्म लीज पे लेकर उसको किराए पे दे दें या खरीद के किराए पे दे दें। कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने लेनी है जो आज ही से आपको किराया देना शुरू कर दे, चाहे वो 5,000 दे, चाहे वो 10,000 दे, चाहे वो 20,000 दे, तो ये आपकी सही इन्वेस्टमेंट होगी। तो 5 चीज़ों का फर्क अगर आपको समझ आ जाता है, अगर आज नहीं आया तो कल समझिएगा, कल नहीं आया तो महीने में समझने की कोशिश करें। आप कामयाबी की तरफ 5 स्टेप जो है मूव कर लेंगे। पहला जो था आपका एसेट और लाइबिलिटी का फर्क आपने समझना है। दूसरा आपका था गुड एक्सपेंसेस और बैड एक्सपेंसेस को समझना है आपने। तीसरा आपका था गुड लॉस और बैड लॉस को समझना है। इसी तरह आपका चौथा जो था हमारे पास आ गया ये गुड डेप्ट और बैड डेप्ट, और पांचवा जो था इसी तरह से गुड मनी और बैड मनी। ये 5 जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दिल तो मेरा कर रहा है कि इस वीडियो को और लंबा कर दूं, लेकिन हो सकता है आपकी हिम्मत जवाब दे जाए, तो इसमें मैं थोड़ा सा समराइज कर दूंगा बाकी चीज़ों को, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सही तरह डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। एनीवे, मैं आपको 4 टाइप्स ऑफ इनकम बताने जा रहा हूँ। जो 4 किस्म की इनकम मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में बताई हुई है आपको। एक तो होती है आपकी सैलरी से जो इनकम आ रही है, जो आप सैलरी से हर महीने कमा रहे हैं। दूसरी इनकम होती है आपकी, कोई आपने छोटा मोटा बिजनेस किया है, कोई भी बिजनेस हो सकता है, उससे उसे बिजनेस इनकम कहते हैं। तीसरी आपकी पोर्टफोलियो इनकम होती है। पोर्टफोलियो में आप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी ले लेते हैं, या प्रॉपर्टी और स्टॉक दोनों का पोर्टफोलियो ले लेते हैं, या इसी तरह से प्रॉपर्टी, स्टॉक और बिजनेस है इसका भी आप ले सकते हैं। तो पोर्टफोलियो इनकम इसको कहा जाता है। पैसिव इनकम क्या होती है कि आपने कहीं पर ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई है कि आप उस पर एक्टिव रोल प्ले ना भी करें तो हर महीने आपको वहां से इनकम आ रही होती है, तो इसको पैसिव इनकम कहते हैं। तो ये 4 किस्म की इनकम होती है। अगर आप एक किस्म की इनकम कमा रहे हैं तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं। अल्लाह ना करे अगर वो सोर्स आपका बंद हो जाता है तो आपके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप सैलरी के साथ साथ बिजनेस इनकम की तरफ ध्यान दें, पोर्टफोलियो इनकम को बिल्डअप करें और पैसिव इनकम को भी जनरेट करना शुरू करें। तो चारों किस्म की थोड़ी थोड़ी इनकम आपको लाजमी मिलनी चाहिए, ताकि आप जो है थोड़ा थोड़ा हर तरफ से कमाने के बाद अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके चले जाएं, और बाद में आप नौकरी छोड़ दें, सिर्फ बिजनेस इनकम आपके पास आए,
पोर्टफोलियो की इनकम आए और पैसिव इनकम आए। ये जो है हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 4 क्वालिटीज किसी भी इन्वेस्टर के अंदर होनी चाहिए। 4 डिफरेंट क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए, इसको आपने समझना है। पहली तो इसमें आ जाती है कि आपके पास एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरी जो अहम क्वालिटी है, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए। जो आप किसी भी उस्ताद से या अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से या जो इस बिजनेस में है उससे सीख सकते हैं। इसके साथ साथ जब आपके पास एजुकेशन और एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है तो आपके अंदर एक सलाहियत आपको पैदा करना होती है जिसको कहते हैं एबिलिटी टू एवेल्यूएट। क्या एवेल्यूएट करना है आपने? रिस्क टू रिवार्ड, कि आपको रिस्क कितना लेना है और उस पर आपको रिवार्ड कितना मिलेगा। कोई भी काम करने से पहले आप ये सोचते हैं कि मुझे रिस्क कितना लेना पड़ेगा और इसका मुझे रिवार्ड क्या मिलेगा। अगर आपको रिवार्ड ज़्यादा मिल रहा है तो आप रिस्क लें। अगर आपको रिवार्ड 2 गुना से कम मिल रहा है तो ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होती। और इसके बाद चौथी अहम क्वालिटी होती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें थोड़ा सा कैश की ज़रूरत होती है। तो कैश हम जनरेट कर सकते हैं, जो हम कमाई कर रहे हैं उसमें हर महीने 15 से 20% बचत करके अपने अखराजात को रिड्यूस करके आप वो 15-20% जमा करते जाएं और उसको इन्वेस्ट करते जाएं। तो रियल इन्वेस्टर इस तरह से अपनी वेल्थ जनरेट करता है। तो एक होता है इसमें एजुकेशन, दूसरा एक्सपीरियंस और तीसरा एबिलिटी टू एवेल्यूएट रिस्क टू रिवार्ड रेशो और चौथा होता है कैश। अगर आपके पास ये चारों चीजें हैं तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाते हैं। जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो कैश को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हुए एसेट क्रिएट करते हैं। अगर आप एसेट क्रिएट करने में कामयाब हो गए तो वही एसेट आपको कमाई करके देता रहेगा। आपको पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए, जिसमें बिल गेट है, जिसमें इलॉन मस्क है, जिसमें जेफ बिजोस है, जिसमें इसी तरह से फेसबुक का ऑनर जो है मार्क जुकरबर्ग है, इन लोगों ने कभी नौकरियां नहीं की। इन लोगों ने कभी नौकरियां नहीं की, एसेट क्रिएट किया और वो एसेट इन्हें पैसा कमा के देता है। तो आपको ये सोचना है कि हम एसेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वो एसेट हमें कैसे पैसा बना के दे सकता है। आप अगर अपने दिमाग को इस काम पे लगाएंगे, आपका दिमाग ये सोचना शुरू करेगा कि एसेट होता क्या है और मैं उसे क्रिएट कैसे कर सकता हूँ। आपने ये सोचना है कि एसेट होता क्या है और मैं उसे क्रिएट कैसे कर सकता हूँ। ये अपने आप से आपने 2-4 दफा सवाल पूछना है, फिर दिमाग जो है वो इस काम पे लग जाएगा। तो जो हमारा रॉबर्ट कायोसाकी था, इसने क्या किया कि लोग लतीफ़े वगैरह की जो किताबें होती हैं वो फेंक देते थे, पुरानी किताबें जो है फेंक देते थे। तो इसने वो सारी किताबें इकट्ठी करके उनको इस तरह से सेट किया कि उनसे कैश फ्लो जो है इसे आना शुरू हो गया। तो जो फेंकी हुई चीज़ थी उससे इसने कैश फ्लो क्रिएट कर लिया। तो इसने कहा कि मैं ट्रैश को कैश में बदल दिया। इसी तरह से अगर आप में ये सलाहियत है, एक और इसी तरह से एग्जाम्पल है, साउथ अफ्रीका का एक बंदा था। लोग अफ्रीका में गाड़ियों के टायर, फटे पुराने टायर फेंक देते थे या बहुत सस्ते दामों दे देते थे। जो टायर फेंकते थे लोग, वो ये सारे टायर गाड़ियों के पुराने इकट्ठे करता रहा अपने घर में। और जब काफ़ी मिकदार में हो गए तो इसने उन टायरों को काट कर उनके प्लास्टिक से जूते बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि अफ्रीका में जूते नहीं थे और बहुत से लोग नंगे पाँव चलते थे।
तो बहुत महंगा था जूता या नहीं थे, तो इसने उन टायरों को इस तरह से काटा कि उनके जूते बनाए और उनके जूते बनाकर सस्ते दामों, यानी सपोज करें $1 का एक जूता देना शुरू कर दिया। तो उन टायरों को जमा करने और उनसे जूता बनाने में इसको एफर्ट तो करना पड़ी, लेकिन उससे इसने एसेट क्रिएट किया और बाद में इसने जूते बनाने के लिए 5 मुलाजिम रख लिए, बाद में मशीनरी भी बना ली और इसके बाद वो कंपनी पूरे उस अफ्रीकन कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। तो ये एग्जाम्पल है कि आप किस तरह से ट्रैश को कैश में बदल सकते हैं, आप किस तरह से एसेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मार्क जकरबर्ग ने पहले वो आपस में दोस्तों के इंटरकनेक्ट होने के लिए जो ये फेसबुक का सिस्टम बनाया और बाद में फिर दुनिया उसको इस्तेमाल करना शुरू हो गई। इसी तरह से व्हाट्सएप पहले बना और बाद में दुनिया इस्तेमाल करना शुरू हुई। इसी तरह से आप ले लें जैसे भी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है या कोई भी इन्वेंशन जो होती है, तो जो क्रिएटर्स हैं वो क्रिएट करते हैं, जो इन्वेंटर्स हैं वो इन्वेंट करते हैं और जो राइटर्स होते हैं वो किताबें लिखते हैं। तो आप में जो सलाहियत है आप अपनी सलाहियत को बैठ के देखें और एसेट क्रिएट करने की तरफ विदाउट मनी, एसेट क्रिएट करने की तरफ ध्यान दें। 100 में से अगर एक बंदे को भी ये बात समझ आ जाती है, 100 में से एक बंदे को भी, तो उसका सारी ज़िंदगी के लिए पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत से नवाजा हुआ हो। मेरी दुआ है कि आप ज़रूर कामयाब हों, लेकिन ये जो सारी बातें हैं कोशिश करें इनको समझने की। मैंने तो बड़ी कोशिश की है सादा अल्फाज में समझाने की, लेकिन हो सकता है कि मैं इंसाफ ना कर सका हूँ, आपको उस तरह से ना समझा सका हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा और आप भी कोशिश करें अपने आप को बदलने की, अपने अंदाज को बदलने की, अपने तरीक़ाकार को बदलने की। जब आपकी सोच में बदलाव आएगा तो वही आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएगा। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।